आज के इस वीडियो में हम फिनाइल एनानिन और टायरोफिन एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को देखेंगे। अब ये दोनों एमिनो एसिड को हम एक साथ किस लिए कंसीडर कर रहे हैं, एक साथ इसको किस लिए पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर ये है कि जो फिनाइल एलानिन है, अगर इसे हमें मेटाबॉलिज्म करना है, मतलब कि इसका कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक करना है, तो इससे हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा टायरोफिन एमिनो एसिड में, तभी इसका जो है कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक पॉसिबल होगा। अब हमें पता है ये दोनों एमिनो एसिड नॉन पोलर होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। इसके बाद ये दोनों कीटोजेनिक होते हैं और ग्लूकोजेनिक होते हैं। कीटोजेनिक का मतलब है इससे हम फैट को बना सकते हैं, और ग्लूकोजेनिक का मतलब है कि इससे हम ग्लूकोज को बना सकते हैं। अब हमें पता है कि जो फिनाइलएनानिन है ये एसेंशियल एमिनो एसिड है, तो अगर इसकी कमी हो गई बॉडी में, हमारे डाइट में, मतलब कि डाइट में, क्योंकि एसेंशियल है इसी हमें बाहर से चाहिए, तो अगर इसकी कमी हो गई बॉडी में, तो हम जो है टायरोफिन को देकर इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अभी बताया फिनाइलएनानिन सबसे पहले टायरोफिन में जाएगा, तभी इसका फंक्शनल रोल बाहर आएगा। तो इसलिए इसका मतलब इसको हम लिखते हैं स्पायरिंग एक्शन ऑफ टायरोफिन ऑन फिनाइलएनानिन। कहने का मतलब ये है कि जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है फिनाइलएनानिन का, उसे हम कम कर सकते हैं टायरोफिन को देकर। अब अगर इसका हमें स्ट्रक्चर क्लियर रहे तो ये हम इसका मेटाबॉलिज्म में समझ में आएगा। तो देखिए फिनाइल एनालिन, तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये एलानिन एमिनो एसिड में ये इसका जो फेज 3 पार्ट होता है, यहाँ पर एक एच हटा के हम यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा देंगे, तो उससे हम क्या बनेंगे, फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड। अब इससे हम क्या बना सकते हैं, टायरोफिन एमिनो एसिड बना सकते हैं। बस करवाना क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन करवाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, बस OH ग्रुप अगर लगा दें तो ये हमारे ये टायरोफिन बन जाएगा। अब देखिए एमिनो एसिड से हम प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन जो टायरोफिन है उससे हम कैटाबॉलिज्म में भी ले जा सकते हैं और एनाबॉलिज्म में भी ले जा सकते हैं। तो इससे हम बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बना सकते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि फिनाइलएनालिन और टायरोफिन को कैसे मेटाबोलाइज किया जा रहा है, उसका ओवरव्यू देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फिनाइलएनालिन सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा टायरोफिन में, ठीक है। अब ये जो टायरोफिन बन गया, ये इसका हो गया एनाबोलिक फेथ हो गया, क्योंकि टायरोफिन ही खाली जो है या तो कैटाबोलाइज हो गया या तो एनाबोलिज्म प्रोसेस में जाएगा। तो इधर हमने दिखा दिया इसका एनाबोलिक प्रोसेस, और इधर पे हमने दिखा दिया इसका कैटाबोलिक में इसे हम इसको तोड़ के हम ग्लूकोज और फैट बना सकते हैं, और एनाबोलिक में इससे हम जोड़ कर मतलब कि क्या बना सकते हैं, मिलेनिन बना सकते हैं, डोपामीन बना सकते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन बना सकते हैं, या थायरोक्सिन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी को चार्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फिनाइलएनालिन को लेना है, ये हो गया PHC, ठीक है। फिनाइलएनालिन जैसे हमने कन्वर्ट कर दिया टायरोफिन में। अब ये जो टायरोफिन है ये, या इसे हमें तोड़ भी सकते हैं। तोड़ने का मतलब अगर इसका कैटाबॉलिक फेथ हुआ, इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे हम। या इसे हम जोड़ के मतलब कुछ बना सकते हैं। तो तोड़ के इसे हम मतलब कि ये हमें पता है कि ये कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, फैट और ग्लूकोज मिलेगा। और एनाबॉलिज्म में जाएगा तो उससे हमें मिलेनिन मिल सकता है, मतलब मिलेनिन का सिंथेसिस हो सकता है, जो जैसे कि हमारे आई में होता है, हेयर में होता है, स्किन में होता है ना मिलेनिन। कैटेकोलेमाइंस में जैसे डोपामीन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, तो ये सारे कैटेकोलेमाइन में आ जाएंगे। इसके बाद थायराइड हार्मोन जैसे कि थायरोक्सिन T3 T4 हो गया, इसका भी सिंथेसिस हम टायरोफिन से करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिनाइलएनालिन या टायरोफिन अगर किसी का भी मेटाबॉलिज्म आ गया तो हमें यही लिखना है, दोनों के लिए सेम होगा। और ये अभी हम इस वीडियो में डिग्रेडेटिव पाथवे देखेंगे, मतलब इसका कैटाबॉलिक फेथ देखेंगे। आने वाली वीडियो में हम एनाबॉलिक फेथ देखेंगे, और इसके बाद इनबॉर्न एरर ऑफ इसका मेटाबॉलिज्म जो होगा उसे अलग वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं इसका डिग्रेडेटिव पाथवे। तो यहाँ पे सबसे पहले फिनाइलएनालिन एमिनो एसिड लेना है, और इसे जो है इसका हाइड्रोक्सिलेशन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन कराने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, फिनाइलएनालिन हाइड्रोक्सिलेज चाहिए। और ये जो फिनाइलएनालिन हाइड्रोक्सिलेज है, इसको OBC का ज़रूरत पड़ेगा। O क्या है, ऑक्सीजन है, B क्या है, बैक्टीरिन हो गया, और इसका एक्टिव फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रो
बैप्टेरिन, बी से हो गया बैप्टेरिन H4 मतलब टेट्राहाइड्रो हो गया। अब ये देखिए जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये अपना एक ऑक्सीजन देगा पानी को और दूसरा ऑक्सीजन देगा टायरोसिन के का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, उसे अपना एक ऑक्सीजन देगा, मतलब उसका फॉर्मेशन कराएगा। इसके बाद ये जो बी हो गया जो टेट्रा हाइड्रोबैप्टेरिन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा BH2 में, ठीक है। अब इसे फिर से हमें रिड्यूस करना है BH4 में, जिससे कि ये हमारा प्रोसेस चलता रहे, ठीक है। तो इसके लिए हमें NADPH का खर्च करना पड़ेगा और ये NADPH जो है ये NADP में कन्वर्ट हो जाएगा किस एंजाइम के प्रेजेंस में, डाईहाइड्रोबैप्टेरिन रिडक्टेज, क्योंकि ये BH2 ये वापस आ रहा है ना, तो इसी के नाम पे देंगे इस एंजाइम का नाम। तो पहला रिएक्शन में हमने क्या कराया, हाइड्रोक्सिलेशन कराया। अब ये जो टायरोसिन एमिनो एसिड है, इससे हम क्या बनाएंगे, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। देखिए दूसरा रिएक्शन है ट्रांसफेमिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो टायरोसिन ट्रांसफेमिनेज काम करेगा। अब ये देखिए ट्रांसफेमिनेज मतलब कि ये इस एमिनो एसिड से NH2 ग्रुप का ट्रांसफर करेगा और किसे देगा, अल्फा कीटोग्लूटेरेट को देगा। तो इससे क्या होगा, एक नया एमिनो एसिड बनेगा, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड हो गया ना, एसिडिक एमिनो एसिड बन गया और इसका जो है NH2 ट्रांसफ़र कर दिया इसको ग्लूटामिक एसिड को। अब ये जो अल्फा ये जो टायरोसिन एमिनो एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। अब ये कैसे हुआ, देखिए हमें पता है कि जो टायरोसिन है वो क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन है। तो यहाँ पे जो एलानिन वाला पार्ट है वो हमेशा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है अगर उसमें से हम NH2 ग्रुप निकाल लें बाया ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट, जिसे हम बोलेंगे PHPP। अब ये जो PHPP है इसके ऊपर एंजाइम काम करेगा PHPP हाइड्रोक्सिलेज, जिसे क्या चाहिए, विटामिन C चाहिए और ये कन्वर्ट हो जाएगा होमोजेंटिफेट में। होमोजेंटिफेट को हम मिलाइल एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, होमोजेंटिफेट डाइऑक्सीडेज के प्रेजेंस में, जिसे चाहिए आयरन। और इसके बाद मिलाइल एसिटोएसिटेट को हम कन्वर्ट करेंगे फुमरिल एसिटोएसिटेट में, किसके प्रेजेंस में, मिलाइल एसिटोएसिटेट आइसोमेरेज को, इसे क्या चाहिए, GFH चाहिए। इसके बाद हम फुमेरिलो एसिटोएसिटेट को कन्वर्ट करेंगे फ्यूमेरिक एसिड में और एसिटोएसिटेट में। और ये जो फ्यूमेरेट बना है, फ्यूमेरिक एसिड बोलिए, ये क्रेब्स साइकिल में बनता है और यहाँ से ये ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस करा के यहाँ से हम ग्लूकोज बना सकते हैं। इसके बाद एसिटोएसिटेट से हम फैटी एसिड सिंथेसिस कराकर फैट बना सकते हैं। और ये जो ट्रांसएमिनेज रिएक्शन हम देख रहे हैं, इसे क्या चाहिए, PLP। मेटाबॉलिज्म तो पढ़ लिया, पर इसे याद कैसे रखें, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं अगर याद रखना चाहे तो। सबसे पहले फिनाइलएलानिन में हाइड्रोक्सिलेशन करा के हमने टायरोसिन बना लिया, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कराया, फिर हमारा PHPP बन गया। अब यहाँ से हमारा जो निमोनिक शुरू होने वाला है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये निमोनिक जो है पैरा डॉक्टर होम फी दो, ठीक है। तो नाम इतना तो क्लियर है सेंटेंस, पैरा डॉक्टर कह रहा है कि होम फी दो, ठीक है। तो माजी आई फा फानी फा, ठीक है। तो फा फानी फा का मतलब ये है कि पानी पियो पहले पानी, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। अब देखिए इसको थोड़ा इसमें अप्लाई कर देते हैं, जैसे पैरा से हो गया PHPP, ठीक है। DO से हो गया, मतलब यहाँ पे जो एंजाइम है वो डाइऑक्सीजनेज वाला है, वो कौन सा है, PHPP हाइड्रोक्सिलेज होगा। और इसे क्या चाहिए, विटामिन C चाहिए। अब होम से क्या हो गया, होमोजेंटिफेट हो गया। अब यहाँ पे जो एंजाइम हो गई, ये देखिए जो DO है यहाँ पे डाइऑक्सीडेज, मतलब ये भी डाइऑक्सीजनेज वाला एंजाइम है, बस यहाँ पे इसका सबस्ट्रेट का नाम लिख दे होमोजेंटिफेट। और इसे क्या चाहिए, आयरन चाहिए। अब माँ से हो गया मिलाइल एसिटोएसिटेट, जी माजी आई, ठीक है। तो आई से हो गया कि आइसोमेरेज वाला एंजाइम होगा, बस यहाँ पे लिखना क्या है, मिलाइल एसिटोएसिटेट आइसोमेरेज, और इसे क्या चाहिए, GFH चाहिए। अब इससे हमारा क्या बन गया, फुमराइल एसिटोएसिटेट बन गया। अब इसके ऊपर क्या करना है, पानी डालना है, उससे क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूमेरेट बन जाएगा और एसिटोएसिटेट बन जाएगा। फ्यूमेरेट हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल में बनता है, तो क्रेब्स साइकिल के बाद ग्लूकोनियोजिनेसिस करा के फिर हम ग्लूकोज बना सकते हैं। और एसिटोएसिटेट से फैटी एसिड सिंथेसिस में काम में आता है, इससे हम फैट बना सकते हैं। अभी हमने जो मेटाबॉलिज्म देखा, कहने का मतलब है जो डिग्रेडेटिव पाथवे देखा, कैटाबोलिक पाथवे देखा फिनाइलएलानिन और टायरोसिन का, वहाँ
पर अलग अलग एंजाइम हर स्टेप में काम कर रहे हैं, और अगर इस एंजाइम में डिफेक्ट आ जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे कि एरर आ गया मेटाबॉलिज्म में। क्योंकि ये एरर जो मेटाबॉलिज्म में आ रहा है, जो इस एंजाइम में डिफेक्ट आ रहा है, वो बाय बर्थ होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइलएनालिन एंड टायरोसिन। और इसे हम क्या बोल सकते हैं डिसऑर्डर ऑफ टायरोसिन या फिनाइलएनालिन मेटाबॉलिज्म। अब इसको हम याद कैसे रखें, पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे इस पाथवे में। तो इसको याद रखने का तरीका ये है पटना आती। ठीक है, इसमें मतलब हमें टोटल 6 स्टेप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 5वां हो गया, ये चौथा हो गया, तो इस तरीके से टोटल 6 स्टेप हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए प से हो गया PKU मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, ट से हो गया टायरोसिनेमिया 2, ना से हो गया न्यूनेटल टायरोसिनेमिया जिसे हम क्या बोलते हैं टायरोसिनेमिया 3 भी बोलते हैं, आ से हो गया अल्केप्टोन्यूरिया, टी से हो गया T1। तो ये जो 5वां 6वां स्टेप में है, अगर ये दोनों एंजाइम में डिफेक्ट आता है, किसी एक में आ गया, तो इससे जो हमें डिफेक्ट दिखेगा, डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे टायरोसिनेमिया 1। अब हम बात करें ये जो प है मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया 1 है, इसके हमें अदर वेरिएंट भी देखने को मिलते हैं। मतलब कहने का ये है कि देखिए जो सबसे कॉमन एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है वो क्या है फिनाइल कीटोन्यूरिया है, उसमें भी उसका टाइप 1। और इसका जो अदर वेरिएंट है जैसे कि टाइप 2 एंड टाइप 3, इसमें डिफेक्ट जो आता है वो आता है एंजाइम में डाईहाइड्रोबाइप्टेरिन रिडक्टेज में। और टाइप 4 और टाइप 5 में जो डिफेक्ट आएगा वो आता है जो BH4 है, मतलब कि टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन का फॉर्मेशन में डिफेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको अभी देखते हैं, अप्लाई करते हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर फिनाइलएनालिन है तो पटना, ठीक है, ये पटना से यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये इससे क्या होगा पफ मतलब PKU वाला आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसका अदर वेरिएंट जैसे कि हमने बताया कि ये यहाँ पे जैसे प्रूफ जगह समझे तो ये क्या है टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन है, ये BH2 में गया। अब इसे दोबारा फिर रिड्यूस करना है BH4 में, जिससे ये हमारा काम चलता रहे, टायरोसिन बनता रहे। तो इसी NADPH अपना जो है H दे देगा तो ये फिर रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो एंजाइम काम करता है उसका नाम क्या है, क्योंकि ये देखिए इसका नाम है डाईहाइड्रोबाइप्टेरिन है, तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे डाईहाइड्रोबाइप्टेरिन रिडक्टेज। और इससे जो अगर इसमें डिफेक्ट आ गया तो हम उसे क्या बोलेंगे PKU टाइप 2 एंड टाइप 3। और तीसरा हमने बताया था कि अगर इसमें डिफेक्ट आ गया इसके फॉर्मेशन में BH4 के फॉर्मेशन में डिफेक्ट आ गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे टाइप 4 एंड टाइप 5 PKU बोलेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड इसके बाद आ गया ट, मतलब कि अगर टायरोसिन ट्रांसएमिनेज में कोई डिफेक्ट आ गया या एब्सेंस हो गया तो यहाँ पर जो हमें डिजीज देखने को मिलेगा ट मतलब टायरोसिनेमिया 2। ठीक है, ट से 2 भी हो गया और ट से टायरोसिनेमिया भी हो गया। अब यहाँ पे हमें जो डिफेक्ट दिखा वो दिखा टायरोसिनेमिया 2। इसके बाद अगर हम थर्ड स्टेप में देखें यहाँ पे हमारा PHPP हाइड्रोक्सिलेज काम कर रहा है, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है, तो इससे यहाँ पे ना का मतलब नियोनेटल टायरोसिनेमिया दिखेगा। अब फोर्थ में होमोजेंटिफिड डाइऑक्सिडेज में कोई डिफेक्ट आ गया तो यहाँ पर आ से क्या हो जाएगा अल्केप्टोन्यूरिया। और इसके बाद मेलाइल एसीटेट सिस्टेंस आइसोमरेज में कोई दिक्कत आ गया या फिर फ्यूमाइरल एसीटेट में कोई दिक्कत आ गया, मतलब इसके हाइड्रोलेज एंजाइम में कोई दिक्कत आ गया, तो यहाँ पे हमें जो डिजीज दिखेगा वो टायरोसिनेमिया 1 दिखेगा।